जल्दी से बताइए बच्चों, आपको क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार जल्दी से मेरे को कंफर्म करें। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं क्लास को, जल्दी से मेरे को एक बार कंफर्म करें कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार क्लियर करें मेरे को। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी जल्दी से एक बार कंफर्म करते जाओ। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करते जाइए और एक बार मैसेज भी करते जाया करो बेटा, थोड़ा सा पता चलता रहता है कि आप आगे पिक्चर में, आपको कोई समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप लिस्ट में तो दिख रहे होते हो, बट उस दौरान आपको वीडियो प्रॉपरली मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये कई बार डाउट रहता है। वो आपके एंड से बताया जा सकता है कि आपको कोई नेटवर्क एरर वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है आपके साइड का नेट डाउन होता है और आपको क्लास नहीं मिल पा रही है, या आपके कोई डाउट्स हैं और आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो एक बार हेलो हाई करते रहा करो बेटा सारे बच्चे, जो भी ज्वाइन करते जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो रिप्लाई करते रहा करो बेटा। चलिए, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, फाइनेंशियल अफेयर्स। लास्ट क्लास का टॉपिक था बच्चों फाइनेंशियल अफेयर्स, और फाइनेंशियल अफेयर को हम कंटिन्यू कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर अप कराए थे। फाइनेंशियल अफेयर्स में सबसे पहले हमने बैंक की बात की थी और हम बैंक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और बेसिकली पैसे को जमा करना, डिपॉजिट करना, लोन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ वेल्थ मैनेजमेंट जैसे करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एटसेट्रा की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल बैंक के बारे में बात करें तो टॉप इंस्टीट्यूशंस होता है, नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, साथ ही साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी, और आवर सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935। ये सारा का सारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात की थी बच्चों फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि आपका ये लीडिंग फंक्शन है या ये अदर फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो सेंट्रल बैंक के ईच एंड एवरी फंक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लीडिंग फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो इशू ऑफ नोट्स, बैंक टू बैंकर्स, बैंक टू गवर्नमेंट, साथ ही साथ में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और क्रेडिट कंट्रोल जैसे कुछ सर्टेन से एस्पेक्ट हमने लास्ट क्लास में कवर अप किए थे। तो दो तीन टॉपिक हमारे लास्ट क्लास में कवर अप हो गए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। चैप्टर है फाइनेंशियल अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ये चैप्टर है, करंट अफेयर सब्जेक्ट का ये चैप्टर है। फाइनेंशियल अफेयर्स में दो तीन पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिए थे। आज की क्लास में अगले मुद्दे पर चलेंगे। सेंट्रल बैंक इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ये भी मैंने आपको बोला था, इस टेबल को रिटेन कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इस टेबल से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री का कौन सा वाला सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला मुद्दा हमारा रहेगा व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था हमारा सेंट्रल बैंक को लेकर के, लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज का हमारा मुद्दा है बच्चों कॉमर्शियल बैंक्स को लेकर के। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब मैं आपको बैंक की डेफिनेशन कवर करा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं
जब जब मैं आपको बैंक की डेफिनेशन कवर करा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, तो इटसेल्फ कॉमर्शियल बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक भी तो अपने आप में एक बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो बेसिकली ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑथराइज्ड वर्ड यूज किया बच्चों हमने, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड का मतलब है कि आप, ऑथराइज्ड वर्ड का मतलब है, बेटा मेरा ही क्लास होना था, वो नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मुद्दा यह आता है कि सर हमने ये बात तो समझ में आ गई कि कॉमर्शियल बैंक भी एक बैंक होता है और बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, तो कॉमर्शियल बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? विदाउट अथॉरिटी के कोई भी कॉमर्शियल बैंक का बिजनेस नहीं कर सकता। बिना किसी अथॉरिटी के कोई भी पर्सन कॉमर्शियल बैंक का बिजनेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग, और वो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो लिस्ट यहां पर मेंशन है। लेकिन एक जो मुद्दा, एक पॉइंट जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि जब जब कॉमर्शियल बैंक की बात की जाती है तो कॉमर्शियल बैंक जो कुछ करता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। आपको आरबीआई ने परमिशन नहीं दे रखी, आरबीआई ने आपको लाइसेंस नहीं दे रखा। जिसको कॉमर्शियल बैंक से कनेक्टेड ऑपरेशंस करने का, कॉमर्शियल बैंक से कनेक्टेड एक्टिविटीज करने का राइट उसी को होगा जिसको अथॉरिटी मिलेगी, जो ऑथराइज्ड होगा। और ऑथराइज कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, तभी आप कॉमर्शियल बैंक से कनेक्टेड सर्विसेज दे पाते हैं। आपने बहुत सारे कंसर्न के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे और सुना भी होगा शायद, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। एनबीएफसीज भी होती हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती हैं, वो क्या कर सकते हैं। हर एक एंटिटी, हर एक कंपनी, हर एक संस्था बैंक जैसी फैसिलिटी नहीं दे सकती। अगर विदाउट ऑथोरिटी, विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंसिंग अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो, तो इसका मतलब आप आरबीआई से बिना लाइसेंस लिए काम कर रहे हो, आप इलीगल काम कर रहे हो, और आपकी उस एक्टिविटीज के लिए आपको पनिशमेंट मिल सकते हैं। तो ऑथराइज टू प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन। आप कंज्यूमर और बिजनेस लोन दे सकते हो अगर आप कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हो, आपको आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप बिजनेस लोन भी दे सकते हो और कंज्यूमर लोन भी दे सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस लोन एंड कंज्यूमर लोन? जैसे मुझे घर में किसी बच्चे की शादी करनी है, पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? कंज्यूमर लोन लूंगा। अब ये किसी बिजनेस के लिए लोन थोड़ी ना लिया जा रहा है। मुझे अपने टीचिंग बिजनेस में ऑनलाइन डेवलपमेंट करने, उस पर टेक्नोलॉजी पे खर्चा 10 लाख का आ रहा है, मैं 10 लाख का लोन किससे लूंगा? बैंक से लूंगा। तो ऐसा लोन बिजनेस लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग प्रेमिसेस तैयार करा रहा हूं, उसमें 50 लाख का खर्चा आ रहा है, तो उस दौरान वो जो लोन लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा? बैंक से लिया जाएगा, तो बिजनेस लोन की कैटेगरी में आएगा। तो बैंक कंज्यूमर लोन भी दे सकता है और बिजनेस लोन। हमने अपनी एजुकेशन के लिए लोन लिया तो वो कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। मेंटेन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बिजनेस के लिए मेंटेन किया जाता है बच्चों करंट अकाउंट, तो पर्सनल पर्पज से मेंटेन किया जाता है सेविंग अकाउंट। बिजनेस के लिए मेंटेन किया जाता है, बिजनेस के लिए मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट। तो पर्सनल पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटेन करते हो सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट की फैसिलिटी भी कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, कंज्यूमर अकाउंट, बिजनेस लोन अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। साथ ही साथ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, मनी का डिपॉजिट भी ये एक्सेप्ट करते हैं। एक तो होता है कि बेसिकली हमने पैसा कहां जमा करा दिया? सेविंग अकाउंट में जमा करा दिया। और एक होता है कि हमारा जो फंड है, हमारा जो फंड है उसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू एक डिपॉजिट के तौर पर बैंक के पास रखते हैं।
सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आपके पास एक्सेस होता है कि आप उस पैसे को कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अदर डिपॉजिट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ टाइम के अकॉर्डिंगली कंडीशंस होती हैं कि पैसा इतने टाइम बाद आपको मिलेगा, पैसा उतने टाइम बाद मिलेगा। तो वेरियस डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। डिपॉजिट वैल्यूएबल फॉर सेफ कीपिंग, मैंने लास्ट टाइम पर भी आपसे बोला था कि बैंक के फंक्शंस में आता है कि आपकी ज्वेलरी है वैल्यूएबल है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, डर रहता है कि घर के अंदर घुस के कोई ज्वेलरी साफ ना कर दे। तो आपका बैंकर, आपका कॉमर्शियल बैंकर आपकी सेफ कीपिंग, आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जरूरी नहीं ज्वेलरी हो, कई बार ज्वेलरी से ज्यादा वैल्यूएबल आपके कुछ और थिंग्स हो सकती हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास कोई पेंटिंग है जो 5 करोड़ की है, अब आप घर से बाहर गए, चोर घर के अंदर, पेंटिंग गायब, पेंटिंग गायब। तो जैसे ही पेंटिंग गायब हुआ, बेटा सारे के सारे ये नोट्स लिंक फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, उधर से ले लेना। पेंटिंग गायब हो गया, घर से जो करोड़ों का नुकसान हो गया, तो आप एक वैल्यूएबल्स के लिए सेफ कीपिंग कहीं ना कहीं बैंक के थ्रू ले सकते हो, लॉकर ले सकते हो। एंड वेरीफाइंग कॉइनेज मनी, साथ ही साथ बैंकर्स आपकी मनी को वेरीफाई करने का भी काम करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा ये नकली नोट है या असली नोट है, तो किसको, कौन बताएगा, आपकी मदद कौन करेगा, बैंकर करेगा। फॉरेन एक्सचेंज, रुपए से डॉलर चाहिए और डॉलर से रुपए चाहिए। रुपए देकर के डॉलर खरीदना चाहते हो क्योंकि बाहर घूमने जाने वाले हो, और बाहर से आए बिजनेस करके पैसा कमा के डॉलर्स में पैसे लेके आए, लेकिन वो इंडिया में नहीं चलते। जिस किसी को दिखाते हैं बोलता है नकली है, नकली है, नहीं चलेगा। तो क्या करें, उन डॉलर्स को हम बैंक को दे सकते हैं बच्चों, और बैंक को डॉलर देने के बाद बदले में क्या ले सकते हैं, अपनी इंडियन करेंसी ले सकते हैं। तो जब जब हम बात करते हैं, हमारा बैंकर्स, हमारे कॉमर्शियल बैंक हमको फॉरेन एक्सचेंज से कनेक्टेड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा जमा किया, इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा, साथ ही साथ बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने का, ग्रांटिंग ऑफ लोन का भी काम कर रहे होते हैं। क्रक्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इनकी सर्विसेज क्या होंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सर्विसेज क्या होंगी, लोन, कासा डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसको शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, सेफ कीपिंग करते हैं, आपकी मनी को वेरीफाई करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से कनेक्टेड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ये सारी के सारे कॉमर्शियल बैंक से कनेक्टेड सर्विसेज का हमने बच्चों यहां पर क्रक्स बना लिया है कि सारा पैराग्राफ ना पढ़ के बस एग्जाम टाइम पर सर्विसेज में आप यही सारा कुछ पढ़ सकते हो। अगले मुद्दे पे चलें बच्चों, फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। मुझे एक कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई समस्या, क्या मैं अगले मुद्दे पे बढ़ सकता हूं, फंक्शंस की तरफ बढ़ सकता हूं? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ऑल क्लियर है? क्या यहां तक बच्चों सारा का सारा क्लियर एस्पेक्ट है? यहां तक कोई समस्या? बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो मनी में डील करता है, तो कॉमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि वहां फंड का इनफ्लो आउटफ्लो, फंड से कनेक्टेड सर्विसेज होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने के साथ साथ उसे अथॉरिटी भी है। मैंने बोला ना, अ कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कल से आप पैसे लेने देने का काम करना चालू कर दो बेटा श्वेता, आप अपने नाम से एक ऐसे ही एक फर्म बना दो, एक एंटिटी बना दो, बोर्ड लगा दो, श्वेता एंड फाइनेंशियल कंपनी, श्वेता एंड सन्स फाइनेंशियल कंपनी, श्वेता एंड फैमिली फाइनेंशियल कंपनी। रजिस्ट्रेशन मत कराओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड वर्ड नहीं लगा रहे हो, और पैसे का लेन देन चालू कर दो। बोर्ड लगा दिया आपने तो आप कॉमर्शियल बैंक नहीं बोले जा सकते। कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड सच सर्विसेज। उसको अथॉरिटी है, तभी वो सारी सर्विसेज दे सकता है। आपको अथॉरिटी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आरबीआई की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद आरबीआई से लाइसेंस मिलेगा, देन आफ्टर ये सारी एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कोई समस्या तो नहीं यहां तक? मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां तक, और किसी को कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मुद्दे की तरफ चलते हैं बच्चों, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनके फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और पहली कैटेगरी है बच्चों
प्राइमरी फंक्शंस और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस की, तो सेकेंड कैटेगरी हमारी है सेकेंडरी फंक्शंस की। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन बोथ नन ऑफ दीज, तो आप क्या टिक करोगे कि सर ये फंक्शंस जो हैं दोनों होते हैं, सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं और साथ ही साथ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं। जब भी आपका कोई क्वेरी रहा करे, आप कोई क्वेरी पूछा करो और मैंने आपसे बोला कि क्लियर हुआ तो बेटा आंसर भी कर दिया करो, हाँ सर क्लियर हो गया, क्योंकि फेस टू फेस जैसा फीलिंग आपको आना चाहिए कि जैसे आप क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। अब कई बार आपने क्वेरी पूछा, मैंने आपको आंसर कर दिया, आपको तो फेस टू फेस जैसा फीलिंग आ गया, लेकिन मुझे भी तो फेस टू फेस जैसा फीलिंग आना चाहिए। आप अपने घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, आपको रिप्लाई मिल गया, आपको फेस टू फेस जैसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन मुझे फेस टू फेस जैसा फीलिंग कब आएगा? जब आप उधर से बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो पार्टिसिपेशन दोनों साइड से होना चाहिए, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है क्या मैंने एग्जाम्पल प्रॉपर दिया या नहीं दिया, क्या बच्चे को बेहतर समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। तो सारे बच्चों की ड्यूटी बनती है, अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होने के बाद आप ये भी मेंशन करें कि सर मेरा क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक की मैं बात कर रहा था, दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपका बन जाता है। प्राइमरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पहला प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, और डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है वो किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है, उन सारे मुद्दों की बात करेंगे। कॉमर्शियल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बिजनेसमैन और अदर्स इन द फॉर्म ऑफ, इनका कहना है पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो, बिजनेसेस से भी पैसा ले सकते हो और अदर पर्सन से भी पैसा ले सकते हो। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो सेविंग डिपॉजिट के तौर पर पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट के तौर पर वो पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं और करंट डिपॉजिट के तौर पर भी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग डिपॉजिट? क्या होते हैं सेविंग डिपॉजिट? एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन जाएगा सर कॉमर्शियल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या टिक करने वाले हैं? ऑल ऑफ दीज। सेविंग बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट in the form of time deposit only, time deposit only, saving deposit only, current deposit only, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया जाए और लास्ट में लिख दिया जाए none of the above। तो आप किस में टिक करेंगे? none of the above, क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट होता है वो सारी की सारी स्कीम में डिपॉजिट होता है, सेविंग में भी, टाइम में भी, करंट में भी। अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ सेविंग डिपॉजिट के तौर पर ही पैसा एक्सेप्ट किया जा सकता है तो वो गलत बोल रहा है, टाइम डिपॉजिट के तौर पर ही पैसा एक्सेप्ट किया जा सकता है तो वो गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज, तब जब सारे के सारे सिंपल लिखा होगा सेविंग, टाइम एंड करंट। अगर ओनली वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब वो गलत ऑप्शन हमको दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा बच्चों लैंडिंग ऑफ फंड, यानी कि सेविंग डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, टाइम क्या होता है, करंट क्या होता है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। सेविंग डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो हमने एक अकाउंट ओपन करा है, उसमें पैसा जमा करा रहे हैं और उसमें कंडीशंस होती हैं कि आप मंथ में इतने बार विड्रॉ कर सकते हो, इतने बार जमा करा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट होता है कि एक बार आप पैसा जमा करा दोगे, 5 ईयर के लिए पैसा डिपॉजिट करा दिया तो 5 साल बाद ही मिलेगा, अगर उससे पहले अगर आप उसे इनकेस करना चाहते हो तो पेनल्टीज लगेंगे। मे बी पॉसिबल कुछ टाइम डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया और आप उसी ईयर में निकालना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम ईयर में। सेकेंड ईयर में निकालना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 साल बाद निकालेंगे तो जितना जमा कराया उतना ही मिलेगा, और 5 साल बाद निकालेंगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग करके मिलेगा। 10 साल बाद निकालेंगे तो जो बोला गया था उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। तो टाइम डिपॉजिट की ना कंडीशंस होती हैं कि जिस टाइम के लिए पैसा आपसे डिपॉजिट कराया गया उतने टाइम के बाद ही मिलता है, उतने टाइम के बाद ही सारे बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं।
करंट डिपॉजिट की बात करेंगे, बिजनेस पर्पज से ये अकाउंट ओपन किया जाता है, करंट अकाउंट जिसे बोलते हैं। कितने बार भी पैसा जमा करो, कितने बार भी निकालो, आना आना जाना लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंडिंग ऑफ फंड, कॉमर्शियल बैंक की सेकंड फैसिलिटी की अगर बात करें, सेकंड फंक्शन की बात करें, ये पैसे उधार देने का भी काम करते हैं। पैसे जब उधार देते हैं तो लोन ऑन एडवांसेस के तौर पर उधार देते हैं, कैश क्रेडिट के तौर पर भी उधार देते हैं, ओवरड्राफ्ट के तौर पर भी उधार देते हैं, और बिल को भी डिस्काउंट कर रहे होते हैं। 11th क्लास में आपने डिस्काउंटिंग और बिल कंसेप्ट सुना होगा कि आपने बिल एक दूसरे पर लिखा, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे मिल गए। बिल डिस्काउंटिंग भी होती है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा, जब आपके अकाउंट में फंड आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। कैश क्रेडिट पैसे उधार देना, लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पर पैसे देना। तो कॉमर्शियल बैंक पैसे उधार देने का भी काम करते हैं, फंड की लैंडिंग का भी काम करते हैं। तो लैंडिंग ऑफ फंड से कनेक्टेड सर्विसेज भी, फंक्शंस भी कॉमर्शियल बैंक के होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में हमने 2 पॉइंट रखे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और साथ ही साथ में लैंडिंग ऑफ फंड। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो बैंकर्स एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज भी देते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो बच्चों ये बेसिकली सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट रहेगा, और जहां एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ बिल्स, ड्राफ्ट, चेक, डिविडेंड एटसेट्रा। आप स्ट्रेस मत लो, आपके बड़े सारे काम हम करेंगे। आपने एक सर्विसेज सुनी होगी, आजकल ऐड आता है एक एयरटेल ब्लैक, शायद एयरटेल ब्लैक करके ऐड आता है। वहां पर पेरेंट्स जो एक फैमिली के जो हेड होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, उस दौरान बोलते हैं ये काम भी मैं ही करूंगा, वो काम भी मैं ही करूंगा। एयरटेल ब्लैक बोलता है कुछ मत करो, तुम्हारे सारे काम हम करेंगे। सेम वे बैंकर्स यानी कॉमर्शियल बैंकर्स भी आपको बड़ी सारी फैसिलिटीज देते हैं, राहत देते हैं कि कलेक्शन ऑफ बिल्स, आपके पेमेंट को हम कलेक्ट करेंगे, आपको ड्राफ्ट बना करके हम देंगे, आप उस ड्राफ्ट को एक दूसरे को सर्कुलेट कर सकते हैं। चेक से कनेक्टेड फैसिलिटी भी आपको देंगे। आपको वेरियस कंपनी से डिविडेंड मिलता है, आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अब स्ट्रेस मत लो, हमको अथॉरिटी दो, हम आपके डिविडेंड को कलेक्ट करेंगे। आपको जगह जगह इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पड़ते हैं, आपने बड़ी सारी पॉलिसी करवा रखी है तो उन सारे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हम ही पे करेंगे। लोन और वेरियस लोन्स वगैरह हैं, उनका इंस्टॉलमेंट भी हम ही देंगे। आपने डिफरेंट लोन ले रखे हैं, इंस्टॉलमेंट देने जाने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, हम ऐसी फैसिलिटी आपको देंगे। एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रस्टी। कई बार किसी की प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकर्स को दे दी जाती है, क्या उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो डिसीजन लेंगे वो बैंकर्स ही ले लेंगे। कई बार बैंकर्स को ट्रस्टी बना दिया जाता है। बेसिकली बड़ी सारी प्रॉपर्टी जो किसी स्पेसिफिक फैसिलिटी के लिए होल्ड की जाती है, उस दौरान उन्हें बैंक को ट्रस्टी बना दिया जाता है। जैसे मान के चलो बच्चों, मैं अपनी लोकेशन में मैं एक हेल्थ पार्क डेवलप करवाया सोसाइटी के लिए, मैंने डेवलप करवाया अपने पैसे से। उसमें क्या है कि बड़े सारी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बड़े सारे इक्विपमेंट्स लगे, घूमने के लिए अच्छे खासे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ग्रीनरी है बहुत ज्यादा। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैसा खर्च कर दिया मैंने 10 लाख, मुझे टेंशन ये है कि ये पार्क मैनेज होगा या नहीं होगा। मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के नाम में कुछ पैसा कर दिया, और इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने बैंकर्स को ट्रस्टी बना दिया कि आपका काम क्या रहेगा कि ये फंड को मैनेज करना है, और इस फंड से टाइम टाइम पर जो इंटरेस्ट वगैरह आते रहेंगे, जो डिविडेंड्स आते रहेंगे, जो फंड ये जो फंड बढ़ता रहेगा, क्योंकि पैसा कभी भी अगर आप उसे किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दो तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अर्निंग करता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता। तो बैंकर्स को दिया फंड, बैंकर्स को बनाया ट्रस्टी, और वो ट्रस्टी काम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो फंड इंक्रीज होता है वैसे वैसे उस इंक्रीज फंड से उस पार्क में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट करवाते रहते हैं। तो मेरी स्ट्रेस ही खत्म हो गई, मैंने ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी में पर्सन्स को भी बना सकता हूं, मैं बैंकर्स को भी बना सकता हूं। वो सारे के सारे पर्सन उस ट्रस्ट के बिहाफ पर काम करेंगे, उस ट्रस्ट के बिहाफ पर वेरियस एग्जीक्यूशंस करेंगे या उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रस्टी, ये टाइम टाइम पर अलग अलग जगह पर टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, बट कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही है। अदर सर्विसेज सच एज प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स,
बैंकर्स, कॉमर्शियल बैंकर्स आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्किंग को भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स से कनेक्टेड फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। आपने कितना टैक्स बनेगा, कितना नहीं बनेगा, इन सब की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने कॉमर्शियल बैंक को असाइन कर दिया, वो आपके लिए काम करेंगे। कॉमर्शियल बैंक जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज की बात करूं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवलर चेक बना के दिया जाएगा। आप पैसे मत लेके जाइए, आप ट्रैवलर चेक लेकर के जा सकते हैं, और जिसको भी वो ट्रैवलर चेक देंगे तो सामने वाला पर्सन उसे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उस पैसे को रिकवर कर सकता है। लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कीपिंग वैल्यूएबल्स इन द सेफ कस्टडी, और इश्यू ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी बड़ी सारी फैसिलिटीज दी जाती है। तो जब हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की, तो दो कैटेगरी में बांटे। प्राइमरी फंक्शंस में पैसे को लेना और पैसे को देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लैंडिंग ऑफ फंड, जो वेरियस कैटेगरीज में हम करते हैं। और सेकेंडरी फंक्शंस में बच्चों हमने डिफरेंट फैसिलिटीज को यहां पर कवर अप किया। ऑलरेडी ये बहुत शॉर्ट में थे तो मैंने इसका क्रक्स नहीं बनाया। अब अगले मुद्दे पर चलेंगे बच्चों, कैटेगराइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। हम अगर बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में कैटेगराइज करें, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को हम इंडिया में डिवाइड करने का प्रयास करें, तो उसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है बच्चों शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरी कैटेगरी है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक? किसे बोला जाएगा शेड्यूल्ड बैंक को? कौन सा वाला ऐसा बैंक रहेगा जो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगा? किसे बोलेंगे बच्चों शेड्यूल्ड बैंक, और कौन सा ऐसा बैंक होगा जो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आने वाला है? कौन सा ऐसा बैंक होगा जो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आने वाला है? इस एस्पेक्ट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उन्होंने बोला द शेड्यूल्ड बैंक कम्स अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जब हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं, जब हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं, जब हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड बैंक्स कम्स अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आएगा, सेकंड लिस्ट में आएगा, उसे बेसिकली हम क्या बोल के चलेंगे? शेड्यूल्ड बैंक बोल के चलेंगे। बेसिकली आरबीआई जिनको परमिशन देता है एज ए शेड्यूल्ड बैंक, तो उन्हें अपने शेड्यूल में मेंशन कर लेता है, और जो शेड्यूल में होगा वो शेड्यूल्ड बैंक है, जो शेड्यूल से बाहर होगा वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं होगा, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ जाएगा। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया आर फर्दर कैटेगराइज इनटू, इन्हीं में नेशनल बैंक आ जाते हैं, दैट मीन्स नेशनलाइज बैंक आ जाते हैं। नेशनलाइज बैंक भी अपने आप में शेड्यूल्ड बैंक ही होते हैं। इसी में फॉरेन बैंक आ जाते हैं, ये भी शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में हो सकते हैं। इसी में रूरल बैंक आ जाते हैं, इसमें ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाते हैं, और इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आ जाते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक एक ब्रॉडर कैटेगरी है, जिसमें नेशनलाइज बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शेड्यूल्ड बैंक है, और अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक है। ध्यान से समझने का प्रयास करना, ईच एंड एवरी फॉरेन बैंक शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। जिसको आरबीआई ने अपने शेड्यूल में मेंशन कर रखा है, जिसको वेरियस परमिशंस दे रखी हैं, वही शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं कोई भी फॉरेन बैंक के उठा के बोल दिया हमने ये हमारा शेड्यूल्ड बैंक है, नहीं। जिसको आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो परमिशन दे रखी है, जिसको शेड्यूल में मेंटेन कर रखा है, उसी फॉरेन बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक बोल सकते हैं। कल को आपने कोई अपना प्राइवेट बैंक खोल दिया, वो क्या इमीडिएटली शेड्यूल्ड बैंक हो जाएगा? नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी परमिशन दी जाती है, उनको भी शेड्यूल्ड में रखा जाता है कि आपको ये सारी फैसिलिटीज करने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं, तभी वो एक शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और कुछ ऐसे बैंक होंगे जो कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक? अगर इसे जानने का प्रयास करें, व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक, अगर इसे जानने का प्रयास करें, तो 4 नॉन शेड्यूल्ड बैंक अंडर द ऑपरेशन इन इंडिया। 4 नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं जो अभी इंडिया में ऑपरेशंस में हैं, और वो कौन कौन से 4 नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं? अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आलवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और अमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। ये 4 बैंक हमारे बच्चों नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में हैं।
ये 4 बैंक हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है कि इट इज शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, तो ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक रिटेन कर लेना, बाकी सारे बैंक्स का जो नाम आता है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आप टिक कर सकते हो। तो व्हाट इज शेड्यूल्ड, व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड की बात हमने बच्चों करी यहां पर। अब शेड्यूल्ड बैंक की ही एक कैटेगरी होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक। शेड्यूल्ड बैंक की ही एक कैटेगरी होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे बोला जाता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे बोला जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक आर द पार्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर हुज मेजॉरिटी ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, और in another words private sector bank are those in which stake of government is less than 50%। सिंपली इन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, ऐसी बैंक जिसमें प्राइवेट शेयर होल्डर का स्टेक 50% से ज्यादा है। प्राइवेट, बेटा शेड्यूल्ड बैंक का मतलब ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के शेड्यूल्ड में मेंशन है वो शेड्यूल्ड है, अदरवाइज वो नॉन शेड्यूल्ड है। जो आरबीआई के शेड्यूल में नहीं है, जो आरबीआई की शेड्यूल्ड लिस्ट में नहीं है, वो आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगा, वो आपका बच्चों नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगा। और शेड्यूल्ड बैंक में प्राइवेट बैंक भी आ सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक में फॉरेन बैंक भी आ सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाता है, शेड्यूल्ड बैंक में कुछ अदर बैंक्स भी आ जाते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक एक ब्रॉडर कैटेगरी है, जो आरबीआई की लिस्ट में, आरबीआई के शेड्यूल में उसे शेड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई के शेड्यूल में नहीं उसे शेड्यूल्ड बैंक नहीं बोला जाता। क्लियर, आराम आराम से मैंने एग्जांपल इधर उधर की बातें करके एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा होगा। बाकी सिंपल सी बात है, शेड्यूल में है तो शेड्यूल्ड बैंक है, नहीं है तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करता हूं मैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर के वो बैंक होते हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू होल्ड कर रखा है, या फिर हम बोले गवर्नमेंट के पास उनकी जो अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ने जो उनका अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ने जो उनकी शेयर होल्डिंग ले रखी है वो 50% से कम है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रक्स की बात करें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के बच्चों क्रक्स की बात करें, तो हुज मेजॉरिटी ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर, जिसके जब मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%, जिसके 50% से ज्यादा शेयर किसने होल्ड कर रखे हैं बच्चों, प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने, पब्लिक ने, नॉर्मल पब्लिक ने होल्ड कर रखे हैं, या फिर गवर्नमेंट का स्टेक उसमें 50% से कम है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट के शेयर्स उसमें 50% से कम है। भाई गवर्नमेंट के 50% से कम है तो प्राइवेट वालों के 50% से ज्यादा होंगे, या प्राइवेट वालों के 50% से ज्यादा है तो गवर्नमेंट के 50% से कम होंगे, दोनों में से कुछ भी कह दो, दैट मीन्स आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो हुज मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर, हुज मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर। अगला मुद्दा रहेगा बच्चों टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इन्हें दो कैटेगरी में रखा जाता है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरी कैटेगरी है बच्चों न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू कैटेगरी है बच्चों न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। दो कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर बैंक को बांटते हैं। जब हम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो दीज बैंक एग्जिस्टेड बिफोर द लिबरलाइजेशन दैट वाज इंप्लीमेंट इन 1969 एंड 1980। 1969 और 1980 में नेशनलाइजेशन हुए थे। 1969 और 1980 में इंडिया में बैंक्स के नेशनलाइजेशन किए गए थे। दैट मीन्स नेशनलाइजेशन करने का मतलब है बैंक को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया था, बैंक में जो शेयर होल्डिंग्स थी वो गवर्नमेंट की सेट की गई थी। तो इस दौरान हम बात कर रहे हैं कि ये जो लिबरलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था, 1980 में हुआ था। तो दीज बैंक एग्जिस्टेड बिफोर द लिबरलाइजेशन दैट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1969 और 1980। दे वर नॉट नेशनलाइज्ड एज they were of small size or maybe due to geographical limitation in their area of operations। वो 1969 और 1980 में उनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस दौरान कुछ ज्योग्राफिकल
वो किसी ऐसे जगह पर काम कर रहे थे जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस आ रही थी उनको नेशनलाइज्ड करने में, या फिर वो काफी स्मॉल साइज पर काम कर रहे थे, काफी स्मॉल स्केल पर काम कर रहे थे। तो ये जो बैंक एग्जिस्टेंस में तो थे 1969 और 1980s में ये एग्जिस्टेंस में थे, बट इनका नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया। अ लिस्ट ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड एस्टेब्लिश्ड ईयर यहां पर दे रखी है। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बट नॉट नाउ सम मे बी गवर्नमेंट। इनका कहना है ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक थे अपने एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर, लेकिन आज की डेट में इनमें से कुछ बैंक गवर्नमेंट हो सकते हैं, इनमें से कुछ बैंक में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ले ली गई है, तो उस दौरान वो गवर्नमेंट बैंक की कैटेगरी में आ गए। लेकिन हम एट दैट पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर स्टैब्लिश थे। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीबीआई बैंक, कर्नाटका करोड़ वैश्य लक्ष्मी विलास, सिटी यूनियन, सेंट्रल बैंक ऑफ पंजाब, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, आईएनजी वैश्य जम्मू एंड कश्मीर, एबीसी, एसबीआई कॉमर्शियल और कैथोलिक सीरियन बैंक। ये सारे के सारे बैंक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में थे। 2-3 बार इसे बस रिकॉल कर लेना। जैसे आईडीबीआई बैंक की बात करें 1964 में नेशनलाइज था, 1964 में ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक था, प्राइवेट बैंक था, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने इसकी अंडरटेकिंग होल्ड कर ली है। दूसरा रहा बच्चों यहां पर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन्होंने बोला दीज बैंक स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया फ्रॉम 1991। In 1993, the Banking Regulation Act permitted the entry of private players in the banking industry subject to fulfillment of certain criteria. 1991 के बाद से इन बैंक्स ने काम करना चालू कर दिया और 1993 में आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी परमिशंस दी कि आप ये सर्टेन से क्राइटेरिया फुलफिल कर दो और एक बैंकिंग बिजनेस के तौर पर काम कर सकते हो। वो क्राइटेरिया क्या था? नेट वर्थ रुपीज 200 करोड़, आपके पास नेट वर्थ जो होनी चाहिए 200 करोड़ की होनी चाहिए। प्रमोटर नीड टू हैव अ स्टेक ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। नेट वर्थ 200 करोड़ की है, अगर स्टार्टिंग में 200 करोड़ की पेड अप कैपिटल लगा रहे हो तो उसमें से 25% पेड अप कैपिटल यानी कि 50 करोड़ की पेड अप कैपिटल किसकी होनी चाहिए? प्रमोटर की होनी चाहिए, जो उस बैंक को स्टार्ट करना चाहता है। जिसके दिमाग में बैंक को बनाने का आइडिया आया उसकी कैपिटल 50 करोड़ तो होनी चाहिए। अगर 200 करोड़ अगर हमारी पेड अप कैपिटल है, तो अगर पेड अप कैपिटल हम 500 करोड़ लेकर के चलेंगे तो 125 करोड़ प्रमोटर का स्टेक उसमें होना चाहिए, एटलीस्ट 125% ऑफ द पेड अप कैपिटल। विद इन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ ऑपरेशन देयर शेयर शुड बी मेड अवेलेबल फॉर परचेज बाय द पब्लिक एंड नेट वर्थ शुड एक्सीड द ₹300 करोड़ बेंचमार्क। इनका कहना है 3 साल का बिजनेस जैसे ही कंप्लीट आप करो तो आपके शेयर पब्लिकली सेल भी होने चाहिए, आपके शेयर पब्लिकली सेल भी होने चाहिए और साथ ही साथ आपका नेट वर्थ जो एक्सीड कर जाए 300 करोड़ को एक्सीड कर जाए। तो ये न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्रक्स मैं आपको मेंटेन करवाऊंगा। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ इन्होंने बोला 1969 और 1980 में एग्जिस्ट करते थे, ये पर्टिकुलर नेम थे, वो वेरी स्मॉल साइज के थे, तो वो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में 1991 के बाद ऑपरेशन करना चालू किया, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। 1993 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने जो कंडीशंस लगाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मिनिमम नेटवर्थ कितना रखा गया 200 करोड़, स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया आफ्टर 1991 एंड आफ्टर एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़, प्रमोटर्स का स्टेक जो होना चाहिए एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, विद इन 3 years ऑफ ऑपरेशन शेयर्स मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक फॉर परचेज एंड नेटवर्थ 3 साल के अंदर अंदर 300 करोड़ को क्रॉस कर जाना चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं न्यू प्राइवेट बैंक के लिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। लिस्ट ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, बालाजी कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, सेंचुरियन बैंक लिमिटेड, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक।
ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं जो जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ साथ यहाँ पर आपको गिवन है। ये न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आती हैं। इन बैंक्स ने ये जो कंडीशंस हैं इन्हें फुलफिल कर रखा है। यहां तक हमने बच्चों बैंक को कैटेगराइज किया। बैंक की कैटेगरी की मैंने बात करी कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और शेड्यूल्ड बैंक में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो दो कैटेगरी में जा सकता है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। और अगला मुद्दा है व्हाट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। क्या होता है नेशनलाइजेशन? अगर हम इसे स्टडी करने का प्रयास करें, इसे जानने का प्रयास करें, तो हम किसी को क्या बताएंगे? जनरली ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, आपने ऐसा करके स्टडी किया होगा, या आपने CSEE किया तो उस दौरान आपने पढ़ा होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? पहले यह समझो कि नेशनलाइजेशन है क्या, किस किस बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, इसे तो हम रट लेते हैं कि 89 में किसका, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो नेशनलाइजेशन हुए। हमने यहां पर मेंशन भी कर रखा है कि हमने बोला कि 1969 और 1980 में जो जो नेशनलाइजेशन हुए उनमें किन किन बैंक्स के हुए नेशनलाइजेशन, ये हमको मालूम है। लेकिन कई बार व्हाट इज नेशनलाइजेशन, इसको हम आंसर नहीं कर पाते। नेशनलाइजेशन क्या है? तो नेशनलाइज्ड बैंक भी एक शेड्यूल्ड बैंक ही होता है, शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आता है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग एन इंडस्ट्री और असेट्स इनटू द पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट। किसी भी असेट्स और किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट की ओनरशिप में लाना ही नेशनलाइजेशन है। नेशनलाइजेशन का मतलब कि हम जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लेकर के आ रहे हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप में लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ उसी तरीके से हम स्कूल्स का भी नेशनलाइजेशन कर सकते हैं अगर करना चाहें। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको पेमेंट कर दें उनके लिए, और वो सारे के सारे स्कूल गवर्नमेंट की ओनरशिप में लाए जा सकते हैं, तो उसे नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स बोला जाएगा। बैंक का नेशनलाइजेशन करने के पीछे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव थे कि पब्लिक को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर कई बार धोखाधड़ी कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में इस तरीके के नॉर्म्स हो गए कि प्राइवेट बैंक भी बड़े अच्छे से ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो इमीडिएटली वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो समस्याएं हैं, वो फाइंड आउट हो सकती हैं। तो नेशनलाइजेशन की बात करें तो नेशनलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग एन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी को, किसी असेट्स को, किसी कंसर्न को जब हम पब्लिक ओनरशिप यानी कि नेशनल गवर्नमेंट की ओनरशिप में लेकर के आ जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन रेफर्स टू द प्राइवेट असेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द पब्लिक सेक्टर टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय स्टेट। यानी ये जो पब्लिक सेक्टर है ना, वो किसके थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है? वो गवर्नमेंट के थ्रू, वो स्टेट के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइजेशन बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, वो ये डील किसके थ्रू हो रहा है? वो नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू डील हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट बैंक बोल दो, नेशनलाइज्ड बैंक बोल दो, पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दो, मोरलेस हमारा मीनिंग एक ही निकल के आता है। Act of taking an industry or assets into the ownership of government, that is known as nationalization. Private assets being transferred to the public sector owned by the government. साथ ही साथ no difference between nationalized bank and public sector bank. पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक कहीं ना कहीं एक ही बात है। अगले मुद्दे की बात करेंगे, कब कब बैंक्स के नेशनलाइजेशन हुए? 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, और उन बैंक्स की लिस्ट भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। 14th बैंक नेशनलाइज हुए 1969 में। 6 बैंक सेकंड फेज में नेशनलाइज हुए, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। द एंटायर प्रोसेस रिजल्टेड इन 20 नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया बाय 1980। आउट ऑफ अबव 6,
आउट ऑफ एबव 6 न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर मर्ज इनटू द पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। न्यू बैंक ऑफ इंडिया बाद में जाकर के मर्ज हो गया, किसमें हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। तो दिस लेफ्ट 19 नेशनलाइज बैंक इन इंडिया एट दैट टाइम। बेटा ये सारे बैंक नेम आपको रिटेन नहीं करने, बस इतना रिटेन कर लेना। 14 नेशनलाइज बैंक 1969 में, और साथ ही साथ में 6 नेशनलाइज बैंक 1980 में, 6 नेशनलाइज बैंक 1980 में, ये आपके कहीं ना कहीं नेशनलाइज हुए। उनमें से एक का मर्जर हो गया, और ये जो मर्जर हो गया ये स्पेशल थिंग्स है, तो इसे रिटेन कर लेना, किस बैंक का मर्जर हुआ, किस में मर्जर हुआ। नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कि गवर्नमेंट की ओनरशिप में आना किसी बैंक का। ये क्रैक से आपको रिटेन करके रखना है। बात क्लियर? न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की लिस्ट आपको रिटेन नहीं करनी। बात क्लियर? आपने रिटेन करना है, बैंक होती है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, और शेड्यूल में प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट में भी न्यू और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। और साथ ही साथ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो कंडीशन है ये रिटेन जरूर कर लेना, जो क्रैक्स में मैंने दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिस्ट को मैंने आपको यहां दे दिया जिससे आपको पढ़ते टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। 2-4 बार पढ़ लोगे तो कई बार क्या होता है, अगर एमसी क्वेश्चन में आ भी जाए ना, तो लिस्ट बैंक का नेम देख करके कई बार आइडिया लग जाता है कि नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में है या नहीं है, क्योंकि लिस्ट आपने नोट डाउन नहीं करनी, एमसीक्यू देख करके आपको रिकॉल करना है क्या ये किस कैटेगरी में था या नहीं था। यहां तक बताइए बच्चों, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? फिर हम अगले मुद्दे की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक बताइए क्या सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है रिजर्व, बेटा बैंक को गवर्नमेंट की ओनरशिप में लेके आना, प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट की ओनरशिप में लेके आना, बस इतना सा ही मतलब है उसका। नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है बैंक्स को गवर्नमेंट की ओनरशिप में लेके आना, बस इतना ही मतलब है बेटा रिजर्व इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कंफ्यूजन क्या आ रहा है बेटा? जो प्राइवेट बैंक है उसके शेयर्स गवर्नमेंट खरीद लेती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को पैसा मिल जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मैं बात करूंगा। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए बच्चों, अब आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां पर इस क्लास को होल्ड करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट्स के ब्रेक पर स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को हम इधर ही होल्ड करते हैं। अभी के लिए बाय बाय बेटा। मैसेज आ जाएगा आपको 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे।